चौधरी साहब पावर में थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और बीजेपी के खाते से थे, और ये अहद किया कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो खाना बदोश रहते हैं उसमें बिलखुसूस मुस्लिम ट्राइबल जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उनको हरासा करना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कि जंगलात के अंदर जो खाना बदोश अपना फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अपने राइट्स जो है एंजॉय करते हैं वो तो ठीक, उनको तो हरासा किया ही किया, लेकिन जो मलकियत ज़मीनों पे भी बनी के अंदर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बसोली के अंदर कुछ घर जो थे मुसलमान ट्राइबल के गिरा दिए गए। और बाद में जब कोर्ट में केस गया तो कठुआ सेशन कोर्ट ने देखा कि यार ये तो मलकियत ज़मीन पे था। शहीद आसिफा का मसला हो गया कठुआ में। तो आपने देखा कि कठुआ के हिंदुओं ने, जम्मू के हिंदुओं ने, पूरे जम्मू प्रोविंस के हिंदुओं ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बहुत बड़ी तादाद में आके उस बच्ची को सपोर्ट किया। जम्मू के अंदर जहाँ की ये बच्ची थी, जिस डिस्ट्रिक्ट से चौधरी साहब खुद मिनिस्टर थे, वहां की एक मासूम बच्ची, एक गरीब की बच्ची के साथ ये जुल्म होता है। और हम तो इसलिए लड़ रहे थे, तालिब हुसैन इसलिए लड़ रहा था साथियों समेत कि हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, हम उस बच्ची के लिए नहीं लड़ते तो उसके बाद 50 और बच्चों के साथ सेम चीजें हो जाती। लेकिन वो बाकी सारे हिंदू बिरादरी के और सारे लोग इसलिए लड़ रहे थे कि वो गरीब की बच्ची थी, और गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई थी। लेकिन चौधरी साहब ने अमीरों का साथ दिया। चौधरी साहब खड़े हुए कठुआ के, जम्मू के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और सीबीआई के लिए बहुत जोर लगाया कि सीबीआई के लिए पैदल मार्च किए, डिंडोरा पीटा, हिंदुओं को रसाना गांव से कहा कि आप जनाब पलायन कर जाइए, फिर हम वहाँ पे माहौल बिगड़ेगा तो फिर इनको मज़ा चखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं इनको। कुछ खास मुद्दों पे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को लेके, सियासत को लेके भी बातचीत करेंगे। तालिब साहब, खैर मकदम है आज इस खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तालिब साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कल मैंने फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें बीच में देखा चौधरी लाल सिंह साहब के हवाले से बात की है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है, जो पूछताछ है, उसको पॉलिटिकली किस अंदाज से या किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जनाब, ये सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और चौधरी लाल सिंह साहब तो एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं और ख़ानदान वाले इंसान हैं, उनकी अहलियाँ हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, उनके बेटे हैं। और अब चूंकि जो मेरी वीडियो के हवाले से बात है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब चौधरी साहब पावर में थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और बीजेपी के खाते से थे, तो उस वक़्त इन्होंने यही सारी चीज़ें जो हैं बहुत मज़लूमीन, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है उसके बिल्कुल उल्ट जाके किया। और मजलूमीन जो हैं, गुरबा जो थे, मसाकीन थे, बेवाएं थी, उनके सरों से दुपट्टे हटाने की कोशिश करी, उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। और ये अहद किया कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो खाना बदोश रहते हैं उसमें बिलखुसूस मुस्लिम ट्राइबल जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उनको हरासा करना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कि जंगलात के अंदर जो खाना बदोश अपना फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अपने राइट्स जो है एंजॉय करते हैं वो तो ठीक, उनको तो हरासा किया ही किया, लेकिन जो मलकियत ज़मीनों पे भी बनी के अंदर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बसोली के अंदर कुछ घर जो थे मुसलमान ट्राइबल के गिरा दिए गए। और बाद में जब कोर्ट में केस गया तो कठुआ सेशन कोर्ट ने देखा कि यार ये तो मलकियत जमीन पे था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाद में सॉरी बोल दिया, जनाब गलती हो गई हमसे, हमें लगा फॉरेस्ट था। तो आपने मतलब आपकी इंटेंशन ये थी कि इसकी गरीब की कमर तोड़ दो, जिसने ये मकानात बनाए हैं इतनी मेहनत से, मकान ऐसे तो नहीं बन जाता ना सर घर, तो घर आपने तोड़ दिया। फिर उसके बाद लास्ट में ये बोल दिया आपने कि नहीं सॉरी जनाब गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, तो गलती से चलता नहीं फिर। तो बहरहाल आज भी उसके बाद आपने देखा कि जंगलात में से एक मूवमेंट चलाई गवर्नमेंट ने और चौधरी लाल सिंह साहब ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कि जनाब फॉरेस्ट के अंदर जितने भी खाना बदोश हैं उनको हमने यहाँ से निकालना है। तो फिर चाहे बूढ़े बुजुर्ग ख़वातीन सारे जो थे उनको खदेड़ा गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ रघुड़ा में नीचे एक जगह मैंने एक बेचारे वो कोढ़ के मरीज थे, उनको मैंने देखा कि वो पूरी जिंदगी अपनी लगा के 60-65 साल उनकी उम्र होगी, तो उन्होंने 2 कमरे खड़े किए और ऊपर जो थे घास भूस दिया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आके उसको गिरा के चले गए। अब जब मैं उससे मिला तो वो रोते रोते ये बोला
कि जनाब अब मैंने 60-65 साल की उम्र में भीख मांग के ये 2 कमरे खड़े किए थे, अब बताइए मैं कब दोबारा खड़े कर पाऊंगा? 2 कमरे छोड़ के 1 कमरा भी कैसे खड़ा कर पाऊंगा मैं? तो ये एक गरीब के लिए बहुत बड़ा जुल्म वाली बात होती है, उसकी कमर टूट जाती है, उसको फिर आप जहर दे दें तो वो बहुत बेहतर रहता है उसके साथ इस तरह का मामला करके। तो बहरहाल फिर उसके बाद आपने देखा कि मैं अब मुख्तसरन बताऊं कि फिर हमने जब चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा कम्युनिटी को तंग करना शुरू किया तो फिर हम भी सड़कों पे निकले। हमने कहा कि यहाँ पे रियासत जम्मू व कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इनके एक उसी तरह का यहाँ पे एक कानून बनना चाहिए, और दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट राइट चौधरी लाल सिंह साहब का रिजाइन होना चाहिए। हमारी हर बात यही हुआ करती थी। तो बीच में शहीद आसिफा का मसला हो गया कठुआ में। तो आपने देखा कि कठुआ के हिंदुओं ने, जम्मू के हिंदुओं ने, पूरे जम्मू प्रोविंस के हिंदुओं ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बहुत बड़ी तादाद में आके उस बच्ची को सपोर्ट किया और कहा कि उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अल्लाह और थैंक्स टू इंडियन जुडिशरी कि बिल आखिर हमें इंसाफ भी मिला। और उसमें मैं आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमान नहीं थे। पंजाब के जो सेशन कोर्ट जिन्होंने सांजी राम और उनके टोले पूरे जो कातिल जो थे उनको उम्र कैद दी, उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था। वकील जो थे सारे के सारे वकला वहाँ पे बहस करने वाले, एक मुबीन फारूकी भाई के बगैर सारे के सारे गैर मुसलमान थे। सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करने वाले लोग सारे थे। सेलिब्रिटीज जो हैं बॉलीवुड की वो सारे के सारे ना मेजोरिटी में नॉन मुस्लिम्स थी। आपके मीडिया के लोग, नेशनल मीडिया के और स्टेट मीडिया के लोग जो थे वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम, मेजोरिटी में नॉन मुस्लिम्स थे। सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स और बाकी सारे लोग जो थे उनमें मेजोरिटी जो थी हिंदूज की थी। लेकिन उसमें जम्मू के अंदर जहाँ की ये बच्ची थी, जिस डिस्ट्रिक्ट से चौधरी साहब खुद मिनिस्टर थे, वहाँ की एक मासूम बच्ची, एक गरीब की बच्ची के साथ ये जुल्म होता है। और हम तो इसलिए लड़ रहे थे, तालिब हुसैन इसलिए लड़ रहा था साथियों समेत कि हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, हम उस बच्ची के लिए नहीं लड़ते तो उसके बाद 50 और बच्चियों के साथ सेम चीजें हो जाती। लेकिन वो बाकी सारे हिंदू बिरादरी के और सारे लोग इसलिए लड़ रहे थे कि वो गरीब की बच्ची थी, और गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई थी। लेकिन चौधरी साहब ने अमीरों का साथ दिया। चौधरी साहब खड़े हुए कठुआ के, जम्मू के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और सीबीआई के लिए बहुत जोर लगाया कि सीबीआई के लिए पैदल मार्च किए, डिंडोरा पीटा, हिंदुओं को रसाना गांव से कहा कि आप जनाब पलायन कर जाइए, फिर हम वहाँ पे माहौल बिगड़ेगा तो फिर इनको मज़ा चखाएंगे। तो उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन बिल आखिर चूंकि जम्मू का इस मुल्क के राष्ट्रपिता ने, गांधी जी ने कहा है कि मुझे 1947 में कहा था जब पूरा हिंदुस्तान दंगों की आग में झुलस रहा था, तो उस वक्त कहा था कि मुझे उम्मीद की किरण जो है वो यहाँ से नजर आती है, जम्मू कश्मीर से। तो बहरहाल लोगों ने साबित किया कि लोग हक के साथ हैं और लोगों ने साथ दिया। बिल आखिर आज मामला ये है कि हैरान कुन बात है कि ये साबित हो जाता है कि मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और दूसरी बात ये है कि टिट फॉर टैट जो कहते हैं, और दूसरा ये कि जो आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहले उसमें खुद गिरते हैं। तो ये सारी चीजें हुई जो सीबीआई और सेंट्रल एजेंसीज की डिमांड कर रहे थे चौधरी साहब, आज उनको पता चला कि सेंट्रल एजेंसीज क्या बला है। आज जब उनकी नकेल कसी गई है तो आज वो देखते हैं आप, उनकी अहलिया रो रही हैं, दिल पसीज जाता है उनको देख के। आज वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। आपको याद नहीं, चौधरी साहब और उनके चाहने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप कहते हैं कि आप बीमार हैं, आपको याद नहीं आया जब वो अपनी बुजुर्ग खवातीन को दुड़ा दुड़ा के पीटते थे वो बीमार नहीं थी? आपको वो याद नहीं था कि मैं भी जॉइंटिस का मरीज था और आपने मेरे रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ यूज किया और पुलिस के पास गए, जब पुलिस ने नहीं माना तो फिर इत्फाकन वहाँ पे जो था मुंसिफ कोर्ट में गए और मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, और वो भी मुंसिफ को जज साहिबा थी, वो भी लाल साहब चौधरी साहब की बेटी निकली, वो बड़े इत्फाक हुए। तो ये सारी चीजें होती हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे चौधरी लाल सिंह साहब हों या कोई भी हो, जब इंसान पावर में आता है, चाहे आप वेलफेयर स्टेट की बात करें या इंसानियत की बात करें, तो खुदा आपको मौका इसीलिए देता है कि आप गुरबा, मसाकीन, बेवाओं का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर आप पावर में आते हैं और फिर पावर के नशे में आप गरीबों को पीसते जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो कहा जाता है कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। तो आज उसका आप रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं। तालब साहब, चौधरी साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। ठीक है, इंक्वायरीज जो है ये होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं, आम पब्लिक भी कहती है कि जब तक इंक्वायरीज नहीं होंगी तो ये जो करप्शन की अगर बात की जाए, असर रसूख की बात की जाए, आम लोग उससे मुफीद नहीं होंगे। और वहाँ अगर बात देखें ह्यूमन राइट्स की,
जिसको कहीं ना कहीं वायलेट होता हुआ दिखाई दिया। चौधरी साहब बोल रहे हैं जी मुझे दवाई नहीं दी गई, चौधरी साहब ने कहा जी मेरा प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, उनको पानी या रोटी बीमार है नहीं दी जा रही है। तो इस हिसाब से ऐसी सिचुएशन में किस तरह से एक जमहूरी सेटअप में इन सब चीजों को डील करना चाहिए? जब जनाब मैं सांबा पुलिस स्टेशन में था, मुझे 4-5 दिन 2 दिन तो पुलिस ने गायब रखा बैंगलाड़ पुलिस चौकी के अंदर सॉरी। उसके बाद मुझे पीटा गया और मेरा सर फटा और उसके बाद मुझे दवाइयाँ तक नहीं दी गई। मेरा पेट खराब हुआ, मुझे तब दवाई नहीं दी गई। जब मैं कठुआ जेल में था मुझ पे अटैक्स हुए और मैंने बहुत सारी गुहार लगाई, नहीं सुनी थी। तो ये जब आप पावर के शिकंजे में होते हैं तो यही सारी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, तो आपने मुझे बताया तो मुझे याद आया। ये तो वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं या आप कह रहे हैं या मैं कहूं कि हाँ जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज के दौर में कौन सी साफो शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है? उस वाले टॉपिक पे तो अगर हम जाएं कि चौधरी साहब को क्यों पकड़ा गया, तो फिर तो वो ये बात है ना कि वो बीजेपी के सांचे में खरे नहीं उतर रहे। मतलब बीजेपी का जो डिजाइन है उस डिजाइन के मुताबिक वो फिट नहीं बैठ रहे, इसलिए उनको हरास किया जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया है तो वाकई एजेंसीज को उसका नोटिस लेके उन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए, और सिर्फ उन्हीं पे नहीं, बीजेपी के निर्मल सिंह साहब पे भी करनी चाहिए। निर्मल सिंह साहब का तो नगरोटे में बहुत सारी जगह जो है उनके कब्जे में है। और जनाब यहाँ पे कैसे कैसे लोगों के नाम लें, अगर हम अडानी को तो चलिए छोड़िए, वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पे चंद्र प्रकाश गंगा साहब हैं और बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, सबकी फिर इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर एक बेचारे चौधरी लाल सिंह साहब के पीछे क्यों पड़ गए? मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है, चौधरी साहब जब पावर में थे उन्होंने इंसानों को इंसान नहीं समझा, पीसा हमें, ज़ाती तौर पे हमें बहुत पीसा, लेकिन हम इंसानियत के नाते और जम्मू कश्मीर के निवासी होने की खातिर ये बोलते हैं कि चौधरी साहब ने कोई गलत किया तो उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर गलत नहीं किया तो फिर उनके साथ ज्यादती हो रही है, फिर बहुत ज्यादती हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर आपको इंक्वायरी ही करनी है तो फिर सबकी करिए। 25 MLA आपके खाते में जो है 25-24 हैं, अभी अलाल सिंह साहब को माइनस करें तो उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस जिस पे शक है वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो एक सांचा रखा हुआ है, जितना मर्जी करप्ट होगा बीजेपी में आएगा वो गंगा जल से आप उसको स्नान करवा देंगे। तो ये कथनी और करनी में फर्क है, ये सबको पता है। जो बंदा भी लिखता है या बोलता है कि चौधरी साहब हाँ जी इंक्वायरी हो जानी चाहिए, वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसको भी पता है ये इंक्वायरी सिर्फ इसलिए हो रही है कि चौधरी साहब को तोड़ा जाए। ताल साहब, सियासत के हवाले से अगर बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद ये 5 अगस्त 2019 को ही होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि आपको सबसे पहले स्टेट वापस दी जाएगी, अभी तक नहीं मिली। और जिस चीज की अशद जरूरत होती है एक रियासत के अंदर, एक मुल्क के अंदर, जमहूरी सेटअप की, डेमोक्रेटिक राइट्स की, जिसमें पब्लिक के कामकाज भी होते हैं, और वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना होने की वजह क्या है? देखिए जनाब, जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है इलेक्शन सिर्फ 2 वजह से नहीं करवा रही, जहां तक मुझे लगता है। एक तो ये कि उनको कश्मीर को पूरे इंडिया के अंदर बेचना है कि देखिए जनाब हमने 370 तोड़ा, वहां पे अब हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर का हिंदू चीफ मिनिस्टर बने, वी हैव नो प्रॉब्लम, किसने मना किया है, लेकिन उनको ये चीज बेचनी है। उनको ये दिखाना है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, अफगानिस्तान का कोई टुकड़ा टाइप का उन्होंने 370 के बाद फतह कर लिया है, और अब पूरे इंडिया के अंदर उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका फायदा होगा। वो अपनी हर स्पीच में, चाहे होम मिनिस्टर साहब हो चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, वो बोलते हैं हमने 370 तोड़ दिया, वहां पे अब डेवलपमेंट हुई। अभी जो है कश्मीर असल में, मतलब मैं हैरान हूँ, LG साहब कह रहे हैं कि जनाब जब तक जम्मू कश्मीर का सही तरीके से विलय नहीं होगा इंडिया के साथ, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। खुदा के बंदे, क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब आए थे एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान का नारा लेके? शेरगुड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर बड़ी बदकिस्मती से उनकी वफात हो गई। भाजपा को तो तब से नारा था यार, और कब एक्सेशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का? आज आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब मैं चाहता हूं कि जनाब इंडिया के साथ आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अलाक होना चाहिए। इट इज वेरी बेसलेस स्टेटमेंट। और दूसरी बात ये, बीजेपी कहीं ना कहीं ये चीज देखती है कि जमीन पे कहीं ना कहीं, देखें एक चीज मानने वाली है, कश्मीरी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, गुजर पहाड़ी गुजर भी नहीं करेगा, पहाड़ी में भी खदशा है, करेगा नहीं करेगा, ST मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। रह गया डोगरा का भी आज हाल ये है कि कठुआ, सांबा, जम्मू के अंदर जो रेत बजरी का बेचारा ट्रैक्टर वाला बंदा या ठेकेदार जो रेत बजरी बेचा करता था, आज वो पंजाब से एक ठेकेदार आके रेत बजरी का व्यापार कर रहा है। वो जम्मू का डोगरा
वो कठुआ का डोगरा, उसका व्यापार खत्म। अच्छा, यहाँ पे वेयर हाउस हो गया हमारा, जम्मू के अंदर जितनी बड़ी मार्केट्स थी वो सारी खत्म कर दी। आपने सेक्रेटरीट बंद कर दिया, जम्मू का बिजनेस बैठ गया। आपने जहाँ पे अडानी और अंबानी के रिटेल सेंटर खड़े कर दिए, जिसकी वजह से आपका वेयर हाउस हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, उसका आपने गला काट लिया, तो बचता क्या है फिर? दूसरे नंबर पे आपने किया ये। देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू के अंदर चीज समझ में आ रही है कि रेत बजरी और इन चीजों पे कब्जा होने की वजह से, देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जमीनें कहाँ हैं? जम्मू की अगर बात करें, कहाँ है? जम्मू में, सांबा में, कठुआ में और जम्मू में, थोड़ा सा उधमपुर में। उधमपुर का भी अपर रीजन लीजिए, वो पहाड़ी है। रियासी में तो है ही नहीं, थोड़ा सा छोड़ दी, बाकी कहाँ है जमीन? है ही नहीं। कश्मीर में है वो सेंटर में। तो ये जमीन है, कब्जा इन्हीं पे होना है, यही समझ आ रही है। अगर रात रेत जा रही है, बजरी जा रही है, देखिए बीजेपी को जाती तौर पे इस पे कब्जा नहीं करना। बीजेपी को अपने वोट्स बढ़ाने के लिए आने वाले वक्त में अगर उस तरह की चीजें करनी है या नहीं करनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी डर रही है और इलेक्शन को डिले कर रही है। मेरे नजदीक ये दो चीजें हैं। एक तो ये जो मैंने पहली बात बताई कि एक तो उनको पार्लियामेंट जब तक इलेक्शन नहीं होता, उनको खूब तरीके से 370 को इंडिया में बेचना है, और दूसरे नंबर पे जब तक उनको जमीन अपने हक में नजर नहीं आएगी, तब तक वो कभी इस तरह का मामला नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब जम्मू के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ दिन पहले जिस दिन एक्सेशन डे मनाया जा रहा था, तो मैं मौजूद था वहाँ, मैं कवर कर रहा था, और मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये कहते सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला अंग्रेजों के एजेंट थे। वो जिन लोगों ने आज़ादी दिलाने में एक बड़ा अहम रोल था, फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, जहाँ के लोगों को राइट दिलवाए, तो क्या उन पे ऐसे एलिगेशन जो हैं उनकी कोई बुनियाद है? देखिए जनाब, ये इसके जवाब दे वही हैं, लेकिन पंडित जी जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के सबसे टालेस्ट लीडरों में से एक थे, और वो वही शख्स थे जिनकी जमात ने, और उन्होंने खुद भी कितनी देर वो जेल में रहे, कितनी स्ट्रगल की मुल्क को आज़ाद करवाने में। उस वक्त तो आरएसएस जो थी वो बीजेपी की, अंग्रेज़ों की जो थी वो मुखबिर बनी हुई थी। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के हवाले से भी जो बात उन्होंने कही, तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहबी और नेहरू जी थे, जिन्होंने, जिनके नाम पे, जिस 370 के नाम पे आज आप पूरे इंडिया में इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर जो है उसका इलाक जो है, उसका जुड़ाव जो है, वो सिर्फ और सिर्फ शेख साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो कहने को हर बीजेपी है वो कुछ भी कहती है, बीजेपी का क्या है, वो कुछ भी कहते हैं। अब मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है, वो उसकी फैक्ट्री बन गया है इंडिया का मीडिया। तो यहाँ पे कहने को कुछ भी कहते हैं, यहाँ तो झूठ पे चलती है सारी कहानी। जी तालिब साहब, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से बात करेंगे क्योंकि टाइम कम है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक तो सही तरीके से एक कद्दावर नेता हैं तरुण चुग जी, उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर सही मायने में आज़ाद हुआ है और तामीर और तरक्की की जो है रफ्तार ज़्यादा पकड़ी है। इसका ख्वाजा साहब जवाब ये है कि आप देख लीजिए कि 370 एब्रोगेशन के बाद तरक्की का माजरा ये है कि एक भी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर का हो, जेई का हो, एफए का हो, एक भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट नहीं करवा पाए। जितने भी एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाए उन्हीं में घोटाला निकल आया। सॉरी, बड़ी मुश्किल से एक एग्ज़ाम ठीक तरीके से हुआ, उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। अभी जाके कहीं सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, उन बेचारे एस्पिरेंट्स ने बड़ा जोर लगाया, हमसे भी कहा, हमने मैडम से बात की, मैडम ने भी शोर गगा किया, बाकी सब लीडरों ने भी बात की, तो कहीं जाके अब वो रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एग्ज़ाम यानी कि एब्रोगेशन 370 से लेके आज तक एक एग्ज़ाम सक्सेसफुली ये करवा पाए हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मैं कोकरनाग से हूँ, तो कोकरनाग में जनाब मेरे पास ऐसे सैकड़ों में ऐसे मेरे पास केसेस होंगे जहाँ पे वो जो एक शेड के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि 2022 में हम कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ेंगे जिसके ऊपर पक्का मकान, छत नहीं होगी। आप कोकरनाग में आइए, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी लोग जो हैं वो बीडीओ साहब के ऑफिस के बाहर जाके बैठे रहते हैं, वहाँ पे परेशान रहते हैं कि जनाब हमारा शेड जो हमें मिल जाएगा। हाँ, इन्होंने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। एलजी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि 3000 करोड़ का कोई घोटाला किया है।
वाकई तरक्की होगी, अगर यही तरक्की है तो फिर बहुत बड़ी तरक्की हुई है। और अब इस घोटाले में तहकीकात चौधरी लाल सिंह साहब की हो रही है, बट कौन करेगा एलजी साहब की, वो खुदा जानता है। तो अगर तरक्की पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से अटैचियाँ भर के पैसे ले जाना है, यहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा है, यहाँ की रेत बजरी डोगरों से छीन के बाहर के गैर रियासती बाशिंदों को दे देना है, तो फिर वाकई में बहुत बड़ी तरक्की हुई है। अगर रियासत जम्मू व कश्मीर की बात करें तो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों से आपने नौकरियां छीन ली, यहाँ की जो बेचारे बेरोजगार लोग अपना दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आपने उनसे रोजगार छीन लिया। यहाँ के वेयर हाउस थे, यहाँ से आपने रिटेलर ला के वहाँ पे उनका रोजगार भी छीन लिया। तो अगर यही तरक्की है तो तरक्की वाकई आपने अपने जो बड़े बिजनेसमैन थे प्लस आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनने आपकी जमात के साथ जुड़े हुए, उनकी बहुत तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। एक असर रखने वाला यानी मौसर नारा सबका साथ सबका विकास, क्या जमीनी सतह पे देख रहे हैं तालिब चौधरी? नहीं, मतलब मैं ही क्या देखूंगा, वो तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था ना एक बहुत इंटरव्यू में, उन्होंने नेशनल मीडिया पे जब पूछा कि जनाब ये जो नारा है ये क्या है, तो उन्होंने कहा है ये पॉलिटिकल पार्टी है हम, तो ये जुमले होते हैं, तो जुमलों का मामला है। सबका साथ सबका विकास देखा आपने इंडिया के अंदर किस तरह से लिंचिंग होती है मुसलमानों की, वो ये सबका साथ है। सिखों के ऊपर क्या करते हैं, सिखों को बेचारों ने किसान मूवमेंट की तो उसके ऊपर उनको खालिस्तानी कह दिया, टेररिस्ट कह दिया। जो हिंदू बेचारा बात करता है उसको देशद्रोही कह देते हैं, जो मुसलमान बात करता है उसको मिलिटेंट कह देते हैं, जो सिख बात करता है हक की उसको खालिस्तानी कह देते हैं। तो सबका साथ कहाँ से हो गया, झूठ बोलते हैं। तालिब साहब, एज ए सियासी लीडर क्या पैगाम रहेगा आपका आम जनता के लिए, चाहे वो इलेक्शन पार्लियामेंट के हों या बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन हो जाए, तो किस तरह की सरकार को चुनना चाहिए और किस तरह से एहतसाब लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो? मैं आपके चैनल के ज़रिए से यही पैगाम दूंगा कि आप रियासत जम्मू व कश्मीर वो रियासत है जिसे मुल्क का ताज माना जाता है, और हमने इस मुल्क को लीड करना है, हमने आगे बढ़ना है। और हम अब लीड कैसे करेंगे कि हमसे नौकरियां छीन गई और हमारी सड़क हमारी जो आबशार थे, नदी नाले थे, हमारी रेत और बजरी थी, उन पे भी हमारा हक ना रहा। तो आने वाले इलेक्शन में लोगों को जम्मू कश्मीर का निवासी बन के अपने बच्चों का मुस्तकबिल जहन में रख के कि मेरे बच्चे का हक है, मेरे नाले से जो पानी बह रहा है इस पे मेरे बच्चे का सबसे पहला हक है, यहाँ से जो रेत बजरी निकल रही है इस पे सबसे पहले मेरे बच्चे का हक है, यहाँ पे जो मेरे स्कूल के अंदर चपरासी की नौकरी लगती है वो मेरे बच्चे का हक है, मेरी बेटी का हक है, ना कि किसी यूपी बिहार वाले का। उस चीज को जहन में रख के लोगों को वोट करना चाहिए, और हमें पूरा यकीन है इस बार लोग जो है वो जहन बनाए हुए हैं कि हम उसी तरह का जवाब दे रहे हैं, तभी बीजेपी आज तक इलेक्शन नहीं करवा रही। तालिब साहब, पीर पंजाब स्पीक से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे तालिब चौधरी साहब जिन्होंने अपने ख्यालात रखे अपनी पार्टी के एतबार से। पीडीपी के सीनियर नेता हैं और आखिरी जो पैगाम था इनका वो यही है, वो हम भी बार बार आपको कहते हैं हर वीडियो में, हर प्रोग्राम में, हर इंटरव्यू में, कि जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो आपका लीडर, चाहे वो बीजेपी से हो, वो पीडीपी से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे और आप तरक्की की राह पे कभी भी गामज़न नहीं हो सकते। एहतसाब करने का यही तरीका, इनका ये मैसेज रहा है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए, उनके हकूक़ की पासदारी करने के लिए आपने एक अच्छी सरकार को चुनना है जो आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट करे। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप जुड़े रहेंगे पीर पंजाब स्पीक्स के साथ। उससे पहले ये आपसे गुजारिश रही कि यूट्यूब पे ज़रूर पीर पंजाब स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। मुझे इजाज़त दीजिए एक शर्त के साथ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।